आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धोने का सोडा, जिसका सूत्र क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O। ये धावन सोडा है जिसका उपयोग क्या किस लिए करते हैं? कठोर जल को मृदु करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेकिंग सोडा होता है, ये उसे क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। अगर तो आंसर देख लेते हैं हम कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। क्या क्या चीजें बन रही हैं कि सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। देखें, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, और इसमें अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, जल बन रहा है और क्या बन रही है? CO2 गैस बन रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का एक समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? क्या बनाता है? जिप्सम बनाता है। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। CaSO4 इंटू हाफ H2, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। जल के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है? CaSO4 इंटू 2H2O, जिसे क्या बोलते हैं हम? जिप्सम कहते हैं। जिप्सम जो क्या होता है? जल के साथ मिलकर बहुत ही ठोस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो प्राकृतिक संसूचकों के नाम लिखिए। पहला है लिटमस पत्र और दूसरा क्या है? हल्दी। ये दो प्राकृतिक संसूचक हैं। अगला है कि दो संश्लेषित संसूचकों के नाम लिखिए। तो पहला है मेथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनोप्थिलीन। ये दो हैं जिसे हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल रूप से बनाते हैं। अगला है कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें क्या कहते हैं हम? गंधीय सूचक। अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अम्ल के अवशिष्ट के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है जो हाइड्रोजन गैस निकालता है। इस यौगिक को क्या कहते हैं? इसे हम लवण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूपों के नाम लिखिए। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है CaCO3, ये कौन कौन से रूपों में मिलता है? तो चूना पत्थर के रूप में, खड़िया के रूप में और संगमरमर के रूप में। ये तीन प्रकार से मिल सकता है: चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप तथा जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। सफेद अवक्षेप को क्या कहते हैं? अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर क्या होगा? आंसर देखते हैं। इस अभिक्रिया का समीकरण पहले तो लिख लेते हैं हम CaOH का ट्वाइस। ये क्या है? चूने का पानी या बुझा हुआ चूना बोलते हैं हम। इसमें CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और H2O बनता है ना, जल बनता है। तो इस अभिक्रिया में जो CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे इसका क्या मिलता है? सफ़ेद अवक्षेप मिलता है। तो हम क्या बताएंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। सफ़ेद अवक्षेप का नाम क्या है? ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और तीसरा क्वेश्चन है कि अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिला दें तो क्या बनता है? जल में विलयशील CaHCO3 ट्वाइस का एक्वस सॉल्यूशन प्राप्त होता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं हम? उदासीनीकरण कहते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। जैसे उदाहरण बता दें हम धात्विक ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम का ऑक्साइड, जैसे सोडियम का ऑक्साइड, इसे हम क्या बोलेंगे? धात्विक ऑक्साइड। तो इनकी प्रकृति कैसी होती है? बोले क्षारीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? तो इसके विपरीत होगी। कैसे? अम्लीय होगी। नेक्स्ट है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? आंसर देख लेते हैं कि दही एवं खट्टे पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। इसमें उपस्थित अम्ल पीतल एवं तांबे से तुरंत अभिक्रिया कर बर्तन को नष्ट कर देता है और इसमें रखे पदार्थ को भी क्या कर देता है? खराब कर देता है।
दूषित पदार्थ बना देता है, इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है। ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है। धातु के साथ में अगर किसी भी अम्ल की क्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में दांतों का इनेमल सबसे कठोर है, लेकिन चॉकलेट और मिठाई खाने से ये कैसे क्षय हो जाता है इसकी रोकथाम करने के लिए क्या करना चाहिए। इनेमल किसका बना होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है। तो दांत का सबसे कठोर भाग होता है बोले इनेमल, और जबकि चॉकलेट खाने से खराब हो जा रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो देखते हैं आंसर कि मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न कर देते हैं, एसिड बना लेते हैं। यह अम्ल मुंह के पीएच मान से कम हो जाता है, जिससे दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। इसकी रोकथाम करने के लिए भोजन के पश्चात मुंह को साफ करना चाहिए। इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो मुंह के पीएच मान 5.5 होता है, जिसका मान कितना होता है, 5.5 होता है। अगर मुंह का पीएच मान कम हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, तो क्या होते हैं, दांतों में खराबी उत्पन्न होती है। मांसपेशियों में क्रैम्प क्यों होते हैं, अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में क्रैम्प क्यों होते हैं, लैक्टिक अम्ल की अधिकता के कारण। जब भी लैक्टिक अम्ल अधिक होता है तो मांसपेशियों में क्रैम्प उत्पन्न होते हैं।